मैं लड़का बनकर मेट्रो स्टेशन पर काम करती थी और रात एक कमरे में सोई हुई थी। वहाँ पर 5 मर्द मेरे साथ ही सोते थे, लेकिन वह यह नहीं जानते थे कि मैं कुंवारी लड़की हूँ। एक दिन ड्यूटी करते हुए बेहोश हो गई। जब आँख खुली तो डॉक्टर बोले मैं पेट से हूँ। अगली रात जागती रही। जब बारी बारी वह पांचों आकर मेरे साथ। मैं सुबह सुबह फुर्ती से काम पर जाने की तैयारी कर रही थी। आज मुझे काफ़ी देर हो चुकी थी, क्योंकि मेरी कुछ दिन से तबीयत बहुत अजीब सी रहने लगी थी। मुझे अपने आप बहुत कमजोरी और थका थका सा लग रहा था, और मुझे लग रहा था कि ऐसा यकीनन लगातार बेआरामी और काम के ज़्यादा होने की वजह से हो रहा है। मेरे साथ के बाकी लोग अपने कामों पर जा चुके थे। मैं तेज़ी से नाश्ता करके तैयार होने लगी, मगर इसमें भी बहुत अच्छा खासा वक्त लग गया था, क्योंकि मैं तैयार होने में काफ़ी वक्त लेती थी और मुझे अपना पूरा हुलिया बदलना पड़ता था। मर्दाना लिबास पहनकर खुद को जाहिर तौर पर अच्छा खासा बदलकर जब मैंने खुद को शीशे में देखा तो हमेशा की तरह मायूस हो गई, क्योंकि इतना कुछ करने के बाद भी मेरे चेहरे की खूबसूरती ऐसी ही थी, जो सबका ध्यान मेरे ऊपर ले आई थी। मैं सर झटक कर भाग भाग कर घर से बाहर निकली। काम पर जाते हुए भी मैं खुद पर बहुत से मर्द की नज़रें अपने ऊपर महसूस की थी। मुझे इस बात पर बहुत अफसोस होता था। दुनिया में खूबसूरत मर्द भी महफूज नहीं है, मगर फिर भी मेरे लिए एक लड़की के तौर पर सबके बीच बेपर्दा रहने से बेहतर यही था कि मैं लड़का बनकर बाहर निकलूं। मैं मेट्रो स्टेशन पहुंचकर अपना काम करने लगी। काम के लिए मुझे अपनी गिरी गिरी तबीयत महसूस करके भी नज़रअंदाज करना पड़ा, लेकिन मुझे फिक्र थी कि मेरी हालत ज़्यादा बिगड़ जाए, और मैं डर इसी रोज़ सच साबित हुआ था। मुझे काम करते करते चक्कर आए और जी मचलाने लगा। मैं भागकर बाथरूम में पहुंची तो मुझे उल्टी आने लगी, और जो थोड़ा बहुत मैंने खा लिया था वो सब निकल गया। मैं ध्यान से एक तरफ बैठकर सोच रही थी कि इस हाल में काम पर वापस कैसे जाऊंगी। इस रोज़ मैंने किस तरह अपनी ड्यूटी पूरी की और फिर एक रोज़ की छुट्टी दरख्वास्त की। मुझे छुट्टी बहुत मिन्नत से मिलती थी। छुट्टी लेकर मैं क्वार्टर की बजाय सीधा अपने घर पहुंची थी। किस्मत से जब मैं घर पहुंची तो मेरे बाबा भी घर पर ही थे, और वो मेरी हालत देखकर नाराज होने लगे कि मैं ऐसे भेष बदल कर काम कर रही हूँ। मगर मेरा सच ज़्यादा समय तक नहीं छुपा रहेगा, और मैं किसी भी रोज़ रंगे हाथों पकड़ी जाऊंगी। बाबा मुझे ऐसे वक्त के आने से पहले नौकरी छोड़ने पर मजबूर कर रहे थे, मगर मेरे पास यह आखिरी हल था। इसलिए मैं बाबा को चुपचाप सुनती रही, मगर असर नहीं लिया। बाबा मुझे देखकर गुस्से से निकल गए। मैंने पेट भर खाना खाया और दवा लेकर सो गई। मेरे ख्याल से मेरी हालत थकान और कमजोरी की वजह से थी, इसलिए अच्छी खुराक और अच्छी नींद लेने के बाद मैं बेहतर हो जाऊंगी। मेरा ख्याल काफ़ी हद तक ठीक भी था, मगर मैं यह नहीं जानती थी कि मुझे अचानक से थकान और कमजोरी क्यों होने लगी है। मेरा काम इतना ज़्यादा ना था ही, मेरा काम थकने वाला ही नहीं था, और ना ही खाना पीने की कमी थी, और कुछ वक्त पहले तक मैं बिल्कुल ठीक ठाक और सेहतमंद थी। अगले दिन मेरी हालत सही थी। मैं सारा दिन कुछ न कुछ खाती रहती थी ताकि कमजोरी दूर हो जाए। मुझे अगले दिन वापस काम पर जाना था। मैं बहुत ज़्यादा आराम नहीं कर सकती थी, इसलिए रात का खाना खाकर मैं वापसी की तैयारी बांध ली। मेरे बाबा घर पर ही थे।
मुझे लगा कि वो मुझे रोकेंगे, लेकिन वो खामोश रहे हैं और मैं घर से रवाना हो गई। अभी मैं रास्ते में ही थी कि मुझे फिर से तबीयत खराब महसूस होने लगी। क्वार्टर पहुंचने तक मैं निहाल हो चुकी थी। मैं बिस्तर पर गिरती गई। मुझे अपनी हालत पर रोना आ रहा था। मैं ऐसी हालत में घिर गई थी जिसमें न मैं काम कर सकती थी, न ही आराम कर पा रही थी। न जाने मुझे अचानक ऐसा क्या हो गया था। मेरे क्वार्टर में रहने वाले लड़कों में से एक रोहित नाम का लड़का था। मेरा अक्सर ख्याल रखता था और करीब रहता था। जब मैं इस हालत में वहाँ पहुँचकर बिस्तर पर गिरी, रोहित ने मेरा ध्यान रखा और मुझे दवा लाकर दी, जिसे खाकर मुझे उस वक्त आराम आ गया था। लेकिन मेरी हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही थी। मुझे अक्सर उल्टी लग जाती और चक्कर आते रहते थे। अभी मैं डॉक्टर के पास जाकर चेकअप कराने का सोच ही रही थी कि एक दिन काम के दौरान मेरी तबीयत बुरी तरह बिगड़ गई और मैं वहीं बेहोश होकर गिर गई। अस्पताल पहुंचाया गया। मैं डॉक्टर के इलाज से होश में आ गई तो डॉक्टर मेरा चेकअप कर रहे थे। मुझे जगा हुआ पाकर डॉक्टर हैरानी से मुझे मेरे बारे में सवाल करने लगे। मैं उलझ गई थी। मैंने डॉक्टर को अपना इंट्रोडक्शन दिया था। तब डॉक्टर ने सब सुनकर मुझसे अजीब सी बात कही कि तुम्हारी जो हालत है, इसे देखकर मुझे तो लगा तुम शादीशुदा लड़की हो, मगर तुम तो कुंवारी लड़की हो। फिर यह सब मैं डॉक्टर की बात नहीं समझ पा रही थी। तभी मैंने बेचैनी से डॉक्टर की बात की दरमियाँ उन्हें रोककर सवाल किया कि मेरे इस हालत की वजह क्या है। खाने की मैं अच्छी खुराक लेती हूँ, फिर वो मुझे कुछ दिन से बहुत कमजोरी सी उल्टी और चक्कर क्यों आ रहे हैं। डॉक्टर ने मेरे सवाल पर जो बात मुझसे बताई, यह सुनकर तो मेरे होश उड़ गए और मैं हक्का बक्का सी डॉक्टर को देखती रह गई थी। मेरा नाम सुमन है। मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरा घर आना कोई गरीबी में जुड़ा हुआ नहीं था और हम बेहतर हालत में थे, मगर कुछ वक्त पहले मेरे बाबा को नशे की लत पड़ गई थी। इसकी वजह से वो अपना सारा पैसा नशे में उड़ाने लगे और हमारे घर के हालात बुरे होने लगे। माँ ने मेरे बाप को समझाने की कोशिश की, मगर नशे की आदत इतनी आसानी से नहीं खत्म होती है। मैं अपने छोटे बहन भाइयों को देखी थी और खुद को बेबस महसूस करती थी। मैं बाहर जाकर अपने घर वालों के लिए कमाना चाहती थी, मगर मैं बहुत खूबसूरत लड़की भी और मेरा यही हुस्न मेरे कमाने की ज़रूरत में आज आ रहा था। मेरा घर से निकलना मुश्किल होता था। जब से बाबा ने नशा करना शुरू किया था, तब से बाहर के मर्दों की नज़रों में मेरे लिए बेबाकी साफ नज़र आने लगी थी। मैं बाहर के मर्दों की अपने जिस्म के आर पार हो जाने वाले नज़रों से परेशान होकर घर में बंद होकर रह गई थी, मगर मैं जानती थी कि यह कोई हल नहीं था। अगर मैं हिम्मत न करती, मेरी बहन भाई घर में पड़े पड़े ही भूख से मर जाते। जब से बाबा ने नशा करना शुरू किया था, मेरी माँ गुमसुम सी हो गई, एक कोने में पड़ी रहती थी। उनकी तबीयत में बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आ चुका था। घर में जब खाने पीने का सामान खत्म हुआ तो मैंने घर से बाहर निकलने का सोचा, मगर मैं नहीं जानती थी कि यह मेरे लिए इम्तहान होगा। मैं अपने कम पढ़ाई की वजह से
छोटी मोटी नौकरी ढूंढ रही थी, मगर मैं जहाँ भी नौकरी के लिए जाती थी, मेरा हुस्न सबका ध्यान अपनी तरफ कर लेता था और मुझसे उल्टी सीधी डिमांड की जाती थी। मैं अपनी इज्जत बचाकर दर दर के धक्के खा रही थी, मगर कोई ऐसी जगह नहीं मिल रही थी कि तरीके से नौकरी करती। मैं अपने आसपास के लोगों से तंग आ चुकी थी। मेरा दिल चाहने लगा था तेज आग से अपना ये हुस्न दागदार कर लूं, मगर मुझ में हिम्मत नहीं होती थी। थक हार कर मैंने अपने खानदान का रुख किया। मेरे सिर्फ एक ताऊ थे जो हमारे मुकाबले में बहुत अच्छा खाते पीते थे, और उनके जवान बेटी भी थी, अच्छी नौकरियों पर थी। मैंने ताऊ के घर जाकर उन्हें अपने हालात बताए तो उन्होंने हमदर्दी और तरस में मुझे 4 नोट पकड़ा दिए। मेरे लिए इतना ही बहुत था। मैंने खाने का सामान लिया और घर ले गई, मगर कुछ दिन बाद एक दिन अचानक वह अपने बेटे के साथ आ पहुँचे और जो बात उन्होंने मेरे माँ बाप से कही वो सुनकर मेरे सर पर पूरे घर की छत आ गई थी। सामने अपने बड़े बेटे के लिए मेरा हाथ मांगा था, साथ में यह भी यकीन दिलाया था कि उनका बेटा मुझसे शादी के बाद मैं घर खर्च चलाऊंगा। मैं हक्का बक्का रह गई थी क्योंकि मेरा कजन मुझसे उम्र में 2 गुना बड़ा था और इस किस्म का था। इसके पहले भी 2 शादियां हो चुकी थीं। दोनों बीवियों को शादी के कुछ महीनों बाद ही बगैर किसी वजह के तलाक दे चुका था, लेकिन मेरे माँ बाप तो इस रिश्ते पर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। मेरे ताऊ गए तो मेरे माँ बाप मुझे खुश नसीब कहने लगे, जिसकी वजह से उनके घर में भी पैसा आने वाला था। मगर मैं उनकी खुशी की परवाह किए बगैर साफ इनकार कर दिया। मगर इनकारने पर माँ बाप को बहुत गुस्से में डाल दिया था। उनके ख्याल में मैं बहुत खुदगर्ज थी जो सिर्फ अपना सोच रही थी। माँ बाप के तानों के बावजूद मैं अपनी बात पर डटी रही और ताऊ के घर भी इनकार पहुंचा दिया। मेरे माँ बाप की तरह ताऊ भी मेरे इनकार को स्वीकार नहीं लिए। उल्टा मेरे बाबा को मुझे समझाने को कहा। मेरे बाबा मुझसे हर वक्त लड़ने लगे थे। मेरे दिमागी दबाव में गिर चुकी थी। मेरी माँ मेरी हालत पर प्यार से मुझे समझाने लगी, यह रिश्ता हम सब के लिए बहुत अच्छा है और इससे मेरा भी फायदा है, क्योंकि मेरा कजन बहुत अमीर था। अपनी माँ के हर वक्त समझाने और छोटी भाई बहन की गरीबी भरी जिंदगी पर थक कर मैंने हामी भर ली। मगर मैंने सोच लिया था कि मैं शादी से पहले इस बात की पूरी तरह से गारंटी लूँगी, मेरा कजन घर वालों को हर महीना खर्चा हाल में देगा। जब मैं यह बात करने ताऊ के घर पहुंची तो मेरा कजन घर के पिछली तरफ गलियारों में खड़ा फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। मैंने अपने कजन के मुंह से अपना नाम सुना था तो वहीं ठहर कर रुक गई, और जो बातें इस दिन मैंने अपने कजन की सुनी थी वो मेरे रोंगटे खड़े कर गई। मेरा वजूद सुन्न रह गया था। मैं बिना कुछ बोले घर भाग गई और अपने माँ बाप से लड़ते हुए मैंने शादी से साफ इनकार कर दिया। मेरे माँ बाप मेरे नखरों पर मुझे बोल रहे थे और मैं कमरे में बंद होकर रोती जा रही थी। मेरा कजन मेरे सौदा तय कर रहा था, जो बोल रहा था कि इसकी पहली 2 बीवियां अच्छे घर की थी, तभी वह साथ देने को तैयार नहीं थी। मगर इसके चाचा की बेटी सुमन
यानी मैं जिस कदर हसीन हूँ, इतनी मजबूर हूँ, वो मेरे घर वालों को महीने में चंद रुपए देकर मेरा मुंह बंद करा कर रखेगा और अपना कारोबार तरक्की की तरफ ले जाने के लिए बहुत आराम से मुझे बड़े कारोबारी लोगों के सामने पेश कर सकेगा। मैंने अपने माँ बाप को यह बात बताई थी, मगर मेरे बाप ने उल्टा मुझे अपनी मिसाल देने लगे, जैसे इज्जतदार मर्द का क्या फ़ायदा, नशा करके अपना शौक पूरा करता रहे और उसके बच्चे भूख से मर जाए। मेरे माँ बाप की नज़र में यह काम बुरा नहीं था। वह अभी मानने को तैयार नहीं थे कि मेरा कज़न मेरा जिस्म लोगों को पेश करेगा। उनका यकीन था मेरा कज़न से मुझे अपने उस बड़े लोगों से मिलवाने का शौक रखता होगा। इस सब से तंग आकर मैंने अपना सामान बांधा और घर से निकल गई। मैंने अपना हुलिया बदलकर खुद को लड़के में ढाल दिया। मेरी किस्मत ने इस बार मेरा साथ दिया और मुझे दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर नौकरी मिल गई। मैंने वहीं किसी क्वार्टर में रहने का इंतजाम कर लिया। इस क्वार्टर में मेरे साथ 5 और लोग भी रहते थे, जिनमें से कुछ नौकरी करते थे और कुछ पढ़ाई करते थे। दिल्ली में 5 लड़कों के बीच रहना बहुत मुश्किल काम था। मैंने अपनी शख्सियत छुपाई हुई थी और कोई नहीं जानता था। मैं कुंवारी लड़की। शुरू में मुझे हर वक्त यही डर सताता था कि मैं पकड़ी जाऊंगी और मेरी असलियत निकलने पर मुझे यहाँ से धक्के देकर निकाल दिया जाएगा। वहाँ मुझे मेट्रो स्टेशन पर भी नौकरी करते हुए मुझे यही फिक्र सताती रहती थी। मेरे चेहरे की नज़ाकत और लड़के वाले अंदाज को सबको हैरानी करते थे। इस वजह से मुझे अक्सर किन्नर लड़की समझ लिया जाता था और साथ काम करने वाले मर्द भी आते जाते बहाने से मेरा हाथ पकड़ते या मेरे पास खड़े हो जाते हैं। मैं खुद को लड़का जाहिर करके भी इन सब से अच्छा महसूस नहीं कर रही थी और खुद को बचाने के लिए हर बार काम का बहाना करके कि वहाँ से जाती थी। मगर मैं जानती थी ज़्यादा समय तक नहीं चलने वाला था। एक दिन मेरा सच सामने आ ही जाता, क्योंकि मैं एक लड़की थी और लड़कियों के बहुत से ऐसे मसले होते हैं जिनमें से वह चाह कर भी पीछे नहीं छोड़ा पाती। मुझे बहुत संभाल कर कदम उठाना पड़ता था। खुद को हर तरफ मैं लड़का साबित करने के लिए अपना हुलिया बिल्कुल ही बदलना पड़ता था। क्वार्टर में मुझे ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आ रही थी, क्योंकि मेरे साथ रहने वाले 5 लड़के बहुत बिजी रहते थे और अपने काम से काम रखते थे। सुबह सुबह नाश्ता किए बगैर निकल जाते थे और रात को बाहर से खा पी कर लौटते थे और आते ही सो जाते थे। उनमें से सिर्फ एक लड़का था जो पहले से मेरे साथ बहुत दोस्ताना रवैया रखे हुआ था। रोहित यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और इसका ताल्लुक कानपुर शहर में था। वह खाते पीते घर का लड़का था। इसके 3 बड़ी बहनें थीं जो शादीशुदा थीं और वह इकलौता भाई था। उसके खाने पीने और पहनने ओढ़ने को देखकर मुझे हैरत होती थी, क्योंकि वो किसी भी अच्छे हॉस्टल में रह सकता था, मगर उसने इतने लोगों के साथ एक क्वार्टर में रहने का क्या सोचा था। इसका कहना था कि वो आज़ाद रहना पसंद करता था और उसकी नज़र में यहाँ रहना है इसकी आज़ादी थी। मैं क्वार्टर में रहते हुए सबसे फासले पर रहती थी। मैं कोशिश करती थी कि जब वो सब सो जाएं तब जाओ
और उसके जागने से पहले निकल जाओ। मैं अपने कोशिश में काफ़ी हद तक कायम रहती थी, मगर मुझे कभी कभी देर भी हो जाती थी, लेकिन मैं यकीन से थी क्योंकि मुझे वहाँ रात गुजार कर कोई मसला नहीं होता था। मगर काम पर आकर मैं अभी उन मसलों में घिर गई होती थी। मुझे बहाने बहाने से अक्सर काम का बोलकर अलग अलग खर्चा दिया। मेरे घर वालों में से बहुत नाराज़ थे क्योंकि मेरे सामने उन्हें पूरे खानदान के सामने बुरा भला कहकर हमेशा के लिए उनसे रिश्ता खत्म कर लिया था। मोहल्ले भर में यही मशहूर हो चुका था कि मैं किसी आशिक के साथ घर से भाग चुकी हूँ। मुझे किसी की परवाह नहीं थी क्योंकि मुश्किल वक्त में उनमें से किसी ने हमारा साथ नहीं दिया था और मैं उन सब की वजह से आज ऐसी हालत का सामना कर रही थी जिसमें मेरा हर लम्हा हमारा दर्द में गुजरा था। मेरा बाप मुझे बुरा भला कहने लगा और मुझसे सवाल करने लगा कि वह पैसे कहाँ से और कैसे कमाती हूँ। मैंने झूठ का सहारा लिया और घर वालों से कहा कि मैं बस हॉस्टेल की नौकरी कर रही हूँ। मेरी माँ ने मेरा यकीन कर लिया, मगर मेरे बाबा मुझ पर शक करते रहे और सब काम छोड़कर ताऊ से जाकर माफ़ी मांगने पर जोर देने लगे। मेरे बाबा भी यही चाहते थे कि मैं अपने कज़न से शादी कर लूं। शायद मेरे कज़न ने मेरे बाप को पट्टी पढ़ा दी थी, जिनकी वजह से वो बेटी की मुश्किल भी समझने को तैयार न थे। मैंने खामोशी से घर में खाने पीने का सामान बराबर किया और छोटी बहन भाइयों को पैसे देकर वापस लौट गई। इसी तरह हर महीने खामोशी से जाती और घर वालों को उनकी ज़रूरत का सामान लेकर देती थी। इस सब से मेरी माँ की नाराज़गी आहिस्ता आहिस्ता दूर होने लगी और वो मेरे घर जाने पर मेरे लिए अच्छे अच्छे खाने बनाकर मेरा इंतज़ार करती थी और अपने इलाके से ही मेरे लिए दूध की बोतल खरीद कर मुझे हर बार साथ देती थी ताकि मैं अपना और अपनी खुराक का भी ख्याल रखूं। मुझे लगता था कि कम से कम घर में अब कोई मसला बाकी नहीं रहा और सब खुश रहने लगे हैं, मगर मेरी यह सोच भी जल्द खत्म होने वाली थी जब एक बार मैं हमेशा की तरह तनख्वाह लेकर घर पहुंची और घर का सुकून देखकर गर्म ज़्यादा हो गई। मेरे बाबा ने घर में बहुत शोर मचाया हुआ था और चीज़ें उठा उठा कर फेंक दी थी। सब पर चीख रहे थे। मैं सामने गई तो मुझे देखते ही मुझे मारने पर तुल गए। मेरी माँ मुझे बचाने की कोशिश कर रही थी। मैं घबरा गई थी कि न जाने बाबा को क्या हो गया था। जब मैं अपने गुस्से से भरे जवाब में मुझे गुमसुम कर दिया था क्योंकि मेरे बाप को पता चल गया था कि मैं लड़का बनकर मेट्रो स्टेशन पर नौकरी कर रही हूँ। मैं हैरान थी कि मेरे बाप को यह बात किसने बताई थी क्योंकि बाबा का कभी दिल्ली जाना नहीं हुआ था। मेरे बाबा ने फिर से मुझ पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि मैं मेट्रो स्टेशन की नौकरी छोड़कर बाबा के साथ ताऊ के घर जाओ और उनसे माफ़ी मांग लो। मैं अभी इस बात पर राजी नहीं थी, लेकिन बाबा मुझे डरा धमका रहे थे। वो मेट्रो स्टेशन पर जाकर मेरी असलियत सबको बता देंगे। मैं जो हर बार एक रात घर पर रुकी थी, इस बार पहले दिन की मुझे वापस आना पड़ा क्योंकि मेरे बाबा का बहुत ही चीखना चिल्लाना मुझे परेशान कर रहा था। मेरी माँ ने कुछ खाने बनाकर टिफ़िन में दिए
और दूध की बोतल पकड़ा दी। इस दिन मैं वापस जाते हुए रास्ते में रोती रही। अब मैं जानती थी मेरी माँ मेरे बाप की हरकतों का एहसास कम कराने की कोशिश करती है। मैं इतनी बेरहम दिल हो गई थी, यह सोच लिया था कि दोबारा घर नहीं जाऊंगी, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इस बार घर लौटने पर 2-3 हफ्तों बाद मेरी तबीयत खराब रहने लगी। मैं रोजाना की थकान और कमजोरी का शिकार रहने लगी थी। मैं कुछ दिन से अपनी तबीयत खराब को नज़रअंदाज कर रही थी, मगर मेरी हालत बहुत खराब हुई सी रहने लगी, तो मुझे घर जाना पड़ा था। क्योंकि तबीयत खराब होने पर मैं होश हवास से बेगानी होकर क्वार्टर में नहीं रह सकती। मुझे डर था मेरी लापरवाही से मेरी असलियत साथ रहने वाले सब लड़कों पर खुल जाती। घर जाकर आराम करने से मुझे काफ़ी बेहतर महसूस हुआ था, मगर वापस लौटकर मेरी हालत पहले से भी ज़्यादा बिगड़ गई। और जब मैं एक दिन काम पर बेहोश होकर डॉक्टर के पास पहुंची, तो मेरी हालत की जो वजह डॉक्टर ने मुझे बताई वो मेरे लिए क़यामत की तरह साबित हुई थी। डॉक्टर ने मुझे बताया कि मुझे कुछ अरसे से स्लो पॉइजन दिया जा रहा था, ऐसा जहर जिसकी वजह से मैं धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ रही थी। और अब मेरे जिस्म में जहर की तादाद बढ़ जाने की वजह से इसके असर जाहिर होने लगे थे। डॉक्टर को लगा कि मैं शादीशुदा हूँ और यकीनन मेरे ससुराल में से कोई मेरे साथ दुश्मनी निभा रहा है, मगर मैं कुंवारी लड़की थी और डॉक्टर के साथ साथ मुझे भी हैरत हो रही थी कि मुझे जहर कौन दे रहा था और क्यों दिया जा रहा था, जबकि मेरी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। डॉक्टर ने मुझे सावधान करने को कहा, यह भी समझा दिया कि अभी वह जहर इतना नहीं फैला कि मैं संभाल ना सकूं। अभी भी मेरे पास वक्त था, अगर मैं सावधानी बरतूं मैं बच सकती हूँ। मैं तो यह भी नहीं जानती थी कि मुझे जहर कैसे दिया जा रहा था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मैंने कुछ दिन के लिए काम से छुट्टी ले ली और घर जाने के बजाय वहीं क्वार्टर में पड़ी रही। रोहित नाम के लड़के ने जब मुझे मेरी तबीयत का पूछा, तो मैं इतनी घबरा गई कि उसे अपनी बीमारी की वजह बताकर उसी से मदद मांगी। वह भी फिक्रमंद हो गया। उसने मुझे मशवरा दिया कि मैं रोज़ जो खाना पीना करती हूँ उन चीज़ों का लेबोरेटरी टेस्ट करवाना, ताकि मुझे खबर हो सके कि मुझे किस चीज़ में जहर दिया जा रहा है। इसके मंसूबों पर अमल करते हुए जब मैंने हर चीज़ का टेस्ट करवाया, तो रिपोर्ट देखकर मैं हैरान रह गई थी, क्योंकि वह दूध में शामिल था जो हर बार मैं घर से लाती थी। मैं सदमे से टूट गई थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था मेरी माँ मुझे जहर दे रही थी। मैंने इसी दिन घर जाकर रोते हुए अपनी माँ से झगड़ा किया। मैं अपनी जवानी और ख्वाहिशों से दबाकर उन सब के लिए कमा रही थी और कई मर्तबा मेरी इज्जत जाते जाते बची थी। ऐसे में मेरी माँ की हरकत मुझे सदमे से पागल कर गई थी। मेरी बात सुनकर मेरी माँ हैरत से मुझे देखकर रह गई थी। मेरी माँ ने मुझे यकीन दिलाया कि उन्होंने कभी दूध में कुछ नहीं मिलाया था। मुझे यकीन नहीं आया तो मेरी माँ ने अपने सर की कसम खाकर रोते हुए अपनी सच्चाई बयान की। मैं भी थक गई थी। मुझे ख्याल आ रहा था कि मेरी सीधी सादी घर में रहने वाली माँ यह जहर कहाँ से हासिल कर सकती थी, मगर आखिर कौन था जो मुझे यह जहर दे रहा था। मैं और परेशान माँ बैठे हुए सोच रही थी। मुझे ख्याल आने पर अपनी छोटी बहन भाइयों से सवाल किया, तो मेरे सबसे छोटे भाई ने जो बात मुझे बताई वो मेरा वजूद बेजान कर गई थी। मेरे छोटे भाई ने कहा कि हर बार जब मेरी माँ मेरे लिए दूध मंगवाती थी तो मेरे बाबा ने कुछ मिला देते थे।
मेरे भाई ने 2-3 बार मेरे बाबा को देखा, मगर वह बच्चा था, उसे समझ नहीं आया। मेरा बाप घर आया तो मैंने उसे जहर देने की वजह पूछी। मेरे बचने की कोशिश कर रहा था, मगर जब मैंने पुलिस की धमकी दी तो वो सच उगल दिया। मेरे ताऊ के बेटे ने मेरे इनकार के बाद से ही मेरे बाप को भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मुझ जैसी मजबूर और हसीन लड़की वह गंवाना नहीं चाहती थी, इसलिए मेरी नौकरी के बारे में मेरे बाप को बताया था, और जब मैं तब भी हाथ न आई। उसने मेरे बारे में उल्टी सीधी हरकत करके मेरे बाप को शर्म दिलाई और उसे वह जहर दिया था कि मुझ जैसी बेटी पर बंदिश लगा सके। मैं सब सुनकर दुखी हो गई थी। मैंने क्वार्टर में जाकर सामान समेटा और अब बहुत मुश्किल हालात का सामना नहीं करना चाहती थी। रोहित ने मुझे जाता हुआ देखा तो मुझसे सवाल किया। मैं उसकी इतनी अच्छी दोस्त थी कि उसे अपनी सारी सच्चाई बता दी। वो सब सुनकर मुझ पर दीवाना हुआ और मुझसे शादी की दरख्वास्त की। अब मैं रोहित की बीवी हूँ और हम दोनों काम करके मेरे घर वालों की मदद करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।